हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज 29 जुलाई 2020 की करंट अफेयर के बारे में हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन परियोजना। देखिए, यह जो है एक शिक्षावादी के लिए एक वंशावली परियोजना है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक लीनेज वेंचर है एकेडमिक्स के लिए, राइट। इसका क्या है कि इसके अंतर्गत खगोल विज्ञान जिस उससे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले अथवा शोध यानी रिसर्च जो मैनेजमेंट का निर्देशन करने वाले जितने भी एकेडमिक्स हैं उनकी लिनीज को तैयार की जाएगी इसके द्वारा। हाल ही में इस परियोजना को जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हो। हाल ही में इस परियोजना को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी तथा इसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इस परियोजना में शिक्षाविद यानी एकेडमिक्स अपने एंसेंट या फिर हम बोल सकते हैं पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। और शैक्षणिक वंशावली में यानी लाइनेज में मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका हिंदी आप समझेंगे, किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं। तो एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि आखिर ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी यानी क्या है ये। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इस अब सबसे पहले जानना है कि इसका फॉर्मेशन 1899 में हुआ था। और इसका जो टाइप है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस है टू एनहांस एंड शेयर ह्यूमैनिटी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके मेंबरशिप है 7000। प्रेसिडेंट है मैगन डॉन हवे, राइट। फॉर्मली इसको जाना जाता था एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोफिजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के नाम से। तो इतना काफ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इज एन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वहीं पे अगला हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यहाँ पे हम देख सकते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है। और NSTR आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में से संबंधित वहाँ पे इसका विस्तारित है, जुड़ा हुआ है। इस अभ्यारण्य का अधिकांश क्षेत्र नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित। अब लोकेट करने के नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ कहाँ हैं, वहाँ से कौन सी नदियाँ गुजरती है, क्योंकि लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हमारे जो इंस्टीट्यूट से यानी यहाँ इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा CAPF पथफाइंडर से, वो हर एक जो आपके CAPF के लिए स्पेशली जो करंट अफेयर का मंथली मैगजीन है उसमें आपको ये सारा डिटेल दिया गया है, लिंक करके भी उसमें बताया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य में 130 किलोमीटर यानी 81 मील की दूरी, मैं अगर बात करूं 81 मील की दूरी जो है दूरी तक बहती है। और इस अभ्यारण्य को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में भी थोड़ा जानकारी आप ले लेना, राइट। और ये भी आप देख लेना कि कौन सा नदी किस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। अपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगी है, तो उसी से संबंधित फिर न्यूज़ आई है, फिर इस पर काम किया गया है। देखिए, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी राइट नाउ 47 नए ऐप पर फिर प्रतिबंध लगा दिए। और यह निर्णय 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के करीब 1 महीने बाद लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला है कि इन प्रतिबंधित किए गए नए ऐप में से अधिकांश पिछले महीने ब्लॉक किए गए ऐप की मूल कंपनी के प्रतिरूप है। आप समझो इस बात को। अब यहाँ पे समझना हमें है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे दिया भी हुआ है। देखिए, सरकार के लिए उपलब्ध जो जानकारी है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं डिटेल से। सरकार द्वारा इन ऐप्स को प्रतिबंधित किए जाने का कारण क्या है, ये आर्गुमेंट्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सरकार के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर अगर आप PDF में गेन करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मैंने जो करंट अफेयर का हम लोगों ने रेडी किया है, ये सारा रिपोर्ट राइटिंग के लिहाज से किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दिया, आप इसको रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के अनुसार रेडी कर सकते हो। पहले हम लोगों ने यहाँ पे दिया कि क्या हुआ है मुद्दा, इसके बाद आपने देखा कि इसके बारे में बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से जो है मिलता जुलता रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है। अगला है हमारा, देखिए संबंधित प्रावधान क्या है इसको लेकर। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा जो 69A है, ध्यान रखना है, सेक्शन 69A के तहत दी गई जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरोध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के अंतर्गत और अगर हम बात करें तो डेंजर यानी इमेंस की उभरती
प्रकृति को देखते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया और काफ़ी अच्छी डिसीजन भी हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को लेकर। वहीं अगला है 5 राफेल जेट्स अराइव्ड इन इंडिया। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, डिफेंस से संबंधित है। देखिए, फ्रांस ने से भारत के लिए 5 राफेल लड़ाकू जेट अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी। तो भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस सरकार के साथ एक समझौते पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए थे। रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये रफाल जेट क्या है? ये फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब इसके बारे में क्या जानकारी है राफेल जेट को लेकर, आप इसको इंटरनेट पे या देख लेना या फिर आप कहीं डिटेल लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, राफेल जेट को लेकर अगर कुछ बात यानी फैक्ट के बारे में अगर चर्चा की जाए, वैसे ही अगर मंथली मैगजीन में भी हम लोग इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है राफेल जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि आखिर राफेल डिटेल की जो मारक क्षमता या जो भी व्हाटएवर हम लोग इस बारे में चर्चा करें वो क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई 15 यानी 15.27 मीटर है। इसमें 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। और राफेल की सर्वाधिक रफ्तार जो है 2200 से लेकर 2500 तक किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर। यह जेट दुर्गम यानी इनएक्सेसिबल जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे भी लड़ने में माहिर है। और ये 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आप समझ रहे हो इस बात को? वैसे आप और कुछ जानकारियां ले लें इस बारे में। देखिए, अगला हमारा जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंपा नदी को लेकर है। जानते हैं इस बारे में। देखिए, पंपा नदी केरल में पेरियार और भरतपुच्छा के बीच के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है और भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के तट पर स्थित है। अब एक पॉइंट आती है कि सबरीमाला मंदिर से भी रिलेटेड पेपर 2 में आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि उससे कौन सा आर्टिकल वहाँ से संबंधित है। आप हर चीज़ राइट टू इक्वालिटी भी हो सकता है, वहाँ पे आ जाए आपको। तो पंपा नदी को दक्षिणी भागीरथी तथा बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जनरली चर्चा किया। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इंडिया डिसाइडेड टू अटेंड अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द रशिया, इंडिया एंड चाइना। जिसको हम RIC भी बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं एक न्यूज़ आपको बता दूं वैसे वैश्विक बाघ दिवस को लेकर कि अभी हाल ही में, वैसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन आप देख लेना, ग्लोबल टाइगर डे प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। मैं कुछ फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी घोषणा वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में की गई थी। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के बाघ सर्वेक्षण 2018 का एक रिपोर्ट जारी किया है। भारत में कुल आबादी जो है अभी हाल में 2967 है, यानी 2967, जो दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70% है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में बाघ 526 और इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। रिमेंबर दिस पॉइंट। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी हुई है, उड़ीसा में बढ़ी है, स्थिर रही है, बढ़ी नहीं है, और दूसरे राज्यों में सकारात्मक वृद्धि हुई यानी पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है। और याद रखना है कि इसका गिनीज रिकॉर्ड भी है, यानी अखिल भारतीय बाघ आकलन, यानी जो ऑल इंडिया करवाया गया टाइगर का जो एनालिसिस करवाया गया, उसमें 2018 के चौथे चक्र के परिणामों ने विश्व के सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस बारे में जानते हैं। तो हमारा पॉइंट है RIC को लेकर है। तो चलिए इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो जारी जो तनाव है, जो स्टैंड ऑफ्स है, उस दौरान प्रमुख लोगों द्वारा भारत की विदेश नीति को निर्णायक रूप से पश्चिमी की और परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं लास्ट मंथ का, तो भारत द्वारा RIC यानी रसिया, इंडिया और चाइना की बात की जा रही है कि समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने का फैसला किया गया। इन परिस्थितियों में यह सम्मेलन अनुपयुक्त प्रतीत हो रहा था। राइट। अब देखना है कि RIC क्या है। देखिए, रूस, भारत, चीन समूह अगर बात हम लोग करें RIC की, इसकी परिकल्पना जो वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमकोव द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सॉरी फॉर दैट, स्लाइड अच्छे से मैं यहाँ पे नहीं लेकर आया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखना है, द असेंबली वाज फाउंडेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स एक्विसेंट फॉरेन पॉलिसी। इस बारे में है कि समूह की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका द्वारा जो निर्देशित जो बोल सकते फॉरेन पॉलिसी को एलिमिनेट करना और इस भारत के साथ पुराने संबंधों को नवीनीकृत करना, यानी फिर से शुरू करना, और चीन के साथ नई दोस्ती को बढ़ावा देना। हालांकि RIC समूह का गठन का कारण क्या था, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले तो ये बेटर होगा।
मैं कुछ फैक्ट पे ऐसे ही आपको बताता हूँ। देखिए 2000 के शुरुआती दशक में रूस, भारत तथा चीन तीनों देश एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु खुद के तैयार कर रहे थे। और RIC समूह के जो देश हैं वैश्विक व्यवस्था यानी वर्ल्ड मैनेजमेंट यानी हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुछ गैर पश्चिमी विरोधी से भिन्न दृष्टिकोण को साझा करते हैं। हालांकि जिनमें से कुछ सोवरजेनिटी और हम बात करें अगर क्षेत्रीय अखंडता पर जोर और सामाजिक जो पॉलिसी नीति यानी पब्लिक पॉलिसी सोशल पॉलिसी पर बाहरी दबाव एक्सटर्नल फोर्स का विरोध तथा सत्ता परिवर्तन में बाहरी हस्तक्षेप आदि प्रमुख है इसके। हालांकि RIC समूह के देशों द्वारा वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संरचना यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के जो डेमोक्रेटाइजेशन के सपोर्ट के मद्देनज़र ब्राज़ील को सम्मिलित करके ब्रिक्स यानी ब्रिक की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखना है कि अभी वर्तमान स्थिति है कि हाल के दिनों में कुछ परिवर्तन हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, राइट, देख सकते हैं आप, तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि आपने देखा भी होगा। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पे बात करूं जिसमें व्यापार और निवेश और सिविल परमाणु समझौता और जो रक्षा संबंधों में वृद्धि का सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के साथ रक्षा जो उपकरण जो खरीदारी संबंधों में वृद्धि से भारत की रूस पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हुई है। कुछ आप अगर पिछले सालों में कुछ सालों में अगर आप देखें, हालांकि चीन ने वर्ष 2005 में जो निगोसिएशन हुआ था उसको साइड करते हुए अपने पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए, समझिए इस पॉइंट को, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पिछले जो 2-3 सालों से काफ़ी मुद्दे में भी बना हुआ CAPF के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी शुरुआत की। और इसके साथ ही जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति यानी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। और वहीं पे वर्ष 2014 की अगर बात की जाए, बात यहाँ पे समझो, 2014 की अगर बात की जाए तो उस रूस के द्वारा क्रीमिया एक कंट्री है, एक एरिया है कि राज्य हरण अधिग्रहण के पश्चात अमेरिका तथा रूस के मध्य संबंधों में दरार पड़ गई। हालांकि इसके बाद रूस तथा अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान की सहायता करने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है RIC का इंडिया के लिए, बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड है, सिग्निफिकेंस है। अब क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए रूस, भारत, चीन जो अगर हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर निर्माण करते हैं और भारत भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति में अवस्थित है, स्टेबल है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो सागरीय और महाद्वीपीय यानी सी और उस कंटिनेंट या सब कंटिनेंट की अगर बात की जाए कंटिनेंट की, दोनों क्षेत्रों में चीन की आधिपत्य यानी प्रेजेंस यानी हम बोल सकते हैं आप उसको बोल सकते हो कि एक इम्फेसाइज जो प्रेजेंस है उसको चुनौती देना तो भारत के लिए समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान की संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता तथा इसमें संभावित सदस्य के रूप में अगर बात की जाए, ईरान तथा अफगानिस्तान का प्रवेश भारत के लिए SCO को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है दोस्तों। हालांकि इसमें नीड ऑफ आवर क्या हो सकता है, देखिए अगर भारत के लिए इस क्षेत्र में रूस चीन संबंधों को अधिकतम सीमा तक आकार देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप जानते भी हो। और मध्य एशियाई देशों में मिडिल ईस्ट जो एशियाई कंट्रीज़ हैं उसमें रूस चाइना के डियोपोली को एलिमिनेट करने के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। हालांकि पश्चिमी भारत यानी हम बोल सकते हैं वेस्टर्न इंडिया से ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक हेतु भारत ईरान रूस परियोजना को लेकर भी मध्य एशिया में मिडिल एशिया में रूस तथा चीन के साथ भारत की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।